नमस्कार, मैं हूं सकीना। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज हम बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ में फाइनली आज योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी हो जाती है और वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। उनके साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी डिप्टी सीएम की शपथ लेते हैं। लेकिन अगर हम इस बार की उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करें तो इस बार उत्तर प्रदेश में विपक्ष की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अगर आज इस शपथ समारोह की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं विपक्ष की भी बात होनी चाहिए। अखिलेश हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो जो पिछली 2017 की विधानसभा में थोड़ी कमजोर स्थिति में थे, जिनके पास अपने 45 ही विधायक थे, लेकिन इस बार अखिलेश ने जो फैसला लिया है अपनी दिल्ली की गद्दी छोड़ के दिल्ली में ना बैठने का, जो उन्होंने फैसला लिया, आजमगढ़ की लोकसभा सीट से उन्होंने इस्तीफा देकर उन्होंने लखनऊ में डेरा डाला है। कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि उन्होंने योगी सरकार को घेरने का पूरा प्लान बना लिया है। अपने 125 विधायकों के साथ 125 अपने सहयोगियों और अपने विधायकों के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठने का फैसला किया है और कहीं ना कहीं वो इस बात को समझ रहे हैं कि दिल्ली का रास्ता जो है लखनऊ से होकर जाता है। और अगर हम आज के शपथ समारोह की बात करें तो बीजेपी हर शपथ समारोह को या हर प्रोग्राम को बहुत बड़ा या बहुत मेगा इवेंट दिखाती है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का खर्च होता है। सिर्फ कुछ घंटे के लिए, सिर्फ कुछ घंटे के शपथ समारोह के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। और मीडिया प्रसार के लिए, प्रिंट मीडिया की बात करूं, मैं डिजिटल मीडिया की बात करूं या मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करूं तो लाखों करोड़ों रुपए, तकरीबन 1000 करोड़ रुपए तक भाजपा जो है, अगर मैं भारत सरकार की भी बात करूं तो हर साल अपने प्रचार प्रसार के लिए खर्च करती है। लेकिन हमारे सरकार के पास कोई बजट नहीं है हमारे युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, महंगाई के लिए, शिक्षा के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं, मैं दलित पिछड़ों की बात करूं, शोषित वंचित लोगों की बात करूं, या अगर मैं कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाते हुए लोगों की बात करूं तो सरकार के पास कोई बजट नहीं होता है। लेकिन एक दिन के शपथ समारोह के लिए लाखों करोड़ों रुपए के खर्च करने के लिए सरकारी खजाने से पैसा निकाल के सरकार के पास अच्छा बजट होता है। काफ़ी बड़ा मेगा इवेंट भाजपा जो है हर इवेंट को, हर प्रोग्राम को बना देती है। तो मैं यही आपको बताना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है छोटे से छोटे शपथ समारोह या छोटी से छोटी किसी भी चीज़ को एक बड़ा मेगा इवेंट का रूप देती है या किसी पोलराइजेशन का रूप देती है, तो वो दिखाना चाहती है। कहीं ना कहीं अगर अखिलेश यादव जी ने ये फैसला लिया है कि वो लोकसभा में ना बैठ के वो विधानसभा में बैठेंगे, लखनऊ की विधानसभा में बैठेंगे और अपनी आजमगढ़ की सीट से वो इस्तीफा दे देते हैं और उन्होंने लखनऊ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठने का फैसला लिया है और अपने 125 विधायकों के साथ अगर वो बैठते हैं, नेता विपक्ष के रूप में भी अगर बैठते हैं तो 125 विधायकों का भी मनोबल बढ़ता है। और कहीं ना कहीं योगी सरकार को घेरने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है कि 2024 का रास्ता जो है इतना आसान भी नहीं है। और आज के अगर शपथ समारोह की बात करें तो भाजपा जो इतना बड़ा मेगा इवेंट जो दिखाती है, कहीं ना कहीं एक संदेश देना चाहती है कि हम 2024 के लिए तैयार हैं, हम मजबूती से खड़े हुए हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगी, अगर हम उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी अगर हम समाजवादी पार्टी की भी बात करें तो अगर 125 विधायक अगर इस टाइम पे समाजवादी के साथ हैं, सहयोगी दलों के साथ हैं, तो उसमें भी अगर हम लोकसभा की बात करें तो 20 से 25 सीटें निकल कर आती हैं। तो कहीं ना कहीं जो है भाजपा के लिए इतनी बड़ी संख्या होना विपक्ष की, ये भी एक खतरे को दिखाता है। कहीं ना कहीं अगर मैं दूसरे राज्य की बात करूं तो हम शुरुआत तमिलनाडु से करते हैं। अगर तमिलनाडु में हम एम के स्टालिन की बात करें तो वो भी बहुत मजबूत पकड़ बनाए हुए। अगर हम केरला की बात करें तो केरला में भी लेफ्ट की बहुत मजबूत पकड़ है। अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो पंजाब में भी भगवंत मान का काफ़ी क्रेज़ दिखने को मिल रहा है। अगर बात मैं झारखंड की करूँ तो हेमंत सोरेन भी बहुत मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। अगर मैं बात आंध्र प्रदेश की करूँ तो जगनमोहन रेड्डी भी अपने राज्य में बहुत मजबूती से नजर आते हैं। अगर मैं बात नवीन पटनायक की करूं तो वो भी उड़ीसा में बहुत मजबूती से खड़े हुए हैं। अगर मैं बात दिल्ली की करूं तो अरविंद केजरीवाल भी इस टाइम पे बहुत मजबूत स्थिति में हैं। अगर मैं बात बिहार की करूं तो नीतीश कुमार भी वहां से आते हैं। बात बंगाल की करूं तो ममता बनर्जी हैं। अगर हम केसीआर की बात करें तेलंगाना की, अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, अगर कांग्रेस जो है सफल हो जाती है छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में अगर विजय हासिल करती है तो कहीं ना कहीं 2024 का जो रास्ता हमें दिखाया जाता है या जिस चीज़ की तरफ बीजेपी हमेशा के इवेंट के तौर पे हर प्रोग्राम को एक इवेंट, एक मेगा इवेंट के रूप में दिखाना चाहती है, या कहीं ना कहीं पोलराइजेशन के रूप में या ध्रुवीकरण के रूप में या हिंदू मुसलमान की राजनीति की तरफ, या फिर हम हिजाब की बात करें या हम कश्मीर फाइल्स की बात करें, भाजपा तमाम इन मुद्दों को सामने रख के मीडिया प्रचार प्रसार
करके डिजिटल मीडिया के थ्रू या प्रिंट मीडिया या मीडिया मैनेजमेंट के थ्रू जो भी कुछ करती है, कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि बीजेपी उतनी भी मजबूत स्थिति में नहीं है। अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 का रास्ता इतना भी आसान नहीं है। कहीं ना कहीं ये इस बात को दर्शाता है कि 2024 का रास्ता इतना भी आसान नहीं है। ऐसी क्या वजह है, ऐसे कौन से काम हैं जो धरातल पे नहीं हुए हैं लेकिन मीडिया उस चीज़ का प्रचार प्रसार करके दिखाता है। 7 साल केंद्र में राज करने के बाद भी भाजपा का जो है, अगर मैं भाजपा की बात करूँ, मैं बीजेपी की बात करूँ, तो पोलराइजेशन का सहारा लेना पड़ता है, ध्रुवीकरण का सहारा लेना पड़ता है, हिजाब जैसे मुद्दों को लेके आना पड़ता है, कश्मीर फाइल्स जैसे मुद्दों को लेके आना पड़ता है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी पड़ती है। ऐसी क्या वजह हैं जो चीज़ें धरातल पे नहीं हुई है लेकिन मीडिया उस चीज़ का प्रचार प्रसार करने में लगा हुआ है कि नहीं, सरकार जो है बहुत सफल है। ऐसी क्या वजह है कि एक असफल सरकार को सफल दिखाने के लिए इतने पैसे का खर्च किया जाता है, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। ऐसी क्या वजह है, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो भाजपा छुपाना चाहती है, ऐसे कौन से मुद्दे हैं, चाहे हम बेरोजगारी की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, महंगाई की बात करें, हम अगर सरकारी नौकरियों की बात करें, हम प्राइवेटाइजेशन की बात करें, तो कहीं ना कहीं भाजपा हमेशा इस चीज़ में रहती है कि इन सभी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना कहीं वो दूसरे मुद्दों को लेकर आ जाती है और मीडिया उन मुद्दों को प्रचार प्रसार करने में लग जाता है। करोड़ों रुपए दिए जाते हैं मीडिया मैनेजमेंट के नाम पे, लेकिन उन करोड़ों रुपए का अगर खर्च जो है हमारे बच्चों के भविष्य के लिए किया जाए, कहीं ना कहीं हम बात करें उन पूंजीवादी लोगों की, उन पूंजीवादी नेताओं की, हमें बहुत ज़रूरत है उन पूंजीवादी सरकारों को पहचानने की, उन नेताओं को पहचानने की जो हमें असल मुद्दे से भटका के हमें हिजाब में उलझा देती है, हमें कश्मीर फाइल्स में उलझा के रखती है, हमें मंदिर मस्जिद में उलझा के रखती है, हमें ध्रुवीकरण में, पोलराइजेशन में उलझा के रखती है। कहीं ना कहीं हमारे जो बेसिक मुद्दे हैं, जो आपके बच्चों के भविष्य से जुड़े हैं, जो रोजगार से हैं, जो सरकारी नौकरियों से है, जो शिक्षा से है, जो महंगाई से है, कहीं ना कहीं उन सभी मुद्दों पर पर्दा डालने के लिए भाजपा सरकार जो है मीडिया का सहारा लेती है, प्रचार प्रसार तंत्र का सहारा लेती है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं ताकि आप अपने असल मुद्दों से भटक के आप एक भगवाकरण की राजनीति में उलझ के रह जाए। बहुत ज़रूरत है हमें उन सरकारों को पहचानने की, उन नेताओं को पहचानने की जो हमारे बच्चों के भविष्य की संभावनाओं को ख़त्म कर रहे हैं। बहुत ज़रूरत है, अगर हम अभी भी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। कहीं ना कहीं हमें उन सारे मुद्दों के लिए आगे आने की ज़रूरत है, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हो, रोज़गार से जुड़ा हो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारा मैसेज आगे तक पहुँचाइए। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।